हेलो बच्चों, हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में आपको मैंने क्या क्या चीज़ें बताई थी। हमने किस किस के बारे में पढ़ा था कि आपके मैटर कितने टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं बताया था मैंने आपको, लिक्विड, गैस और सॉलिड। सॉलिड की आपको सारे प्रॉपर्टीज़ बताई थी, लिक्विड की और गैसेस की। हमको इस चैप्टर में गैसेस की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। तो गैसेस की जो मेजरेबल प्रॉपर्टी थी उन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। कौन कौन सी थी आपकी? टेम्परेचर थी, प्रेशर थी, डेंसिटी थी, मास था, इन सब के बारे में। अब इन सब से मिलकर हम बनाएंगे हमारे गैस लॉज। तो आज हमको पढ़ना है गैस लॉज। तो गैस लॉज कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं, तो वो मैं आपको 1 बाय 1 पढ़ाते जाऊँगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे गैस लॉ हमारे किस किस पे डिपेंड करते हैं। प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, टेम्परेचर पे। ये इसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ भी है जो हम पिछले एपिसोड में पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको इन सब की मेजरेबल प्रॉपर्टी बताई थी और किस किस में मेज़र करना ये भी बताया था कि प्रेशर को हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही आपको मेज़र करना, वॉल्यूम को लीटर में और टेम्परेचर को केल्विन में करना। पर फिर भी आज हम एक बार और इसको रिवाइज कर लेंगे। तो गैस लॉ हमारे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पर डिपेंड होंगे। इसमें हम गैस के मास को फिक्स्ड कर लेते हैं। यहाँ पर हम जितने भी यहाँ पर लॉज पढ़ेंगे उसमें सब में हमारे को क्या मिलेगा? गैस का जो मास होगा वो क्या मिलेगा आपको? फिक्स्ड मिलेगा। और मास के जो भी आपको दिया जाएगा वो फिक्स क्वांटिटी होगी। फिर जो आपका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में किसी एक को कांस्टेंट मान लेंगे हम। अगर हमको इनमें से कोई 2 वैल्यू निकालना है, मान लो वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू निकालना है तो हम प्रेशर को कांस्टेंट कर लेंगे। हमें वॉल्यूम निकालना है तो हम प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लेंगे। टेम्परेचर निकालना है तो हम प्रेशर और वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लेंगे। यानी अगर हमें किसी की भी एक वैल्यू निकालना है तो हम इनमें से किसी एक को क्या कर लेंगे? कांस्टेंट कर लेंगे और बाकी 2 को एक दूसरे पर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं वो देखेंगे। तो इससे रिलेटेड आपका सबसे पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ने किसको कांस्टेंट किया? कांस्टेंट मतलब स्थिर कर लेना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन मास। हमने ये बात आपको पहले ही बता दी कि सारे गैस लॉज में हमेशा क्या होगा? हम मास को क्या कर लेंगे? कांस्टेंट कर लेंगे। और उसके साथ में किसको कांस्टेंट किया हमने? टेम्परेचर को। बॉयल्स लॉ ने जो गैस लॉ बनाया था उसमें उसने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लिया था। तो जब उन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया तो उससे क्या आपकी डेफिनेशन बनी? P प्रोपोर्शनल, एंटी प्रोपोर्शनल 1/V। यानी प्रेशर जो है वो किसके एंटी प्रोपोर्शनल है? व्युत्क्रमानुपाती है वॉल्यूम के, यानी कि आयतन के। यानी अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घटता है और वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो प्रेशर घटता है। तो देखिए हम बॉयल्स लॉ को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट कर लें, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास, जो गिवन मास आपको जो दिया गया मास है, द्रव्यमान है, वो ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। यानी वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा? प्रेशर के। यानी प्रेशर बढ़ाते हैं तो आपका वॉल्यूम घट जाएगा और वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P एंटी प्रोपोर्शनल 1/V इज इक्वल टू। अब जब भी आपको पता है प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम कोई ना कोई इस कांस्टेंट लगाते हैं तो हम K लगाएंगे। तो P इज इक्वल टू K/V। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू K, या फिर यूँ भी लिख सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2। यानी इसमें से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब हम इन सब का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। P का ग्राफ बनाते हैं हम, P एंटी प्रोपोर्शनल 1/V या फिर P इज इक्वल टू K/V। यदि हम P और V के मध्य ग्राफ बनाएंगे तो P को कहाँ रखना है हमको? P को हम y एक्सिस पर रखेंगे तथा 1/V को एक एक्सिस पर रखेंगे। आपको पता है किसी भी ग्राफ में क्या होता है, इस तरह हम ग्राफ बनाते हैं तो एक एक्सिस कौन सा होता है आपका? एक एक्सिस होता है और एक होता है y। तो जो ये वाला एक्स एक्सिस है इसको इस पर रखेंगे हम P को, और जो V वाला एक्सिस है, y वाला एक्सिस है, उस पर रखेंगे हम V/V को। ठीक है। तो हम जानते हैं आइडियल गैस लॉ के अकॉर्डिंग PV इज इक्वल टू nRT। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लो क्योंकि आपके जितने भी मैं अभी आपको गैस लॉज पढ़ाऊंगी वो सब PV इज इक्वल टू nRT से ही बनेंगे। ये हमारी क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन है, इसी से सब कुछ बनेगा। इसके बारे में भी आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। यदि PV इज इक्वल टू K है
तो हम इस इक्वेशन में पीवी की जगह एनआरटी भी रख सकते हैं। अब कैसे एनआरटी हमने कैसे निकाला, क्योंकि तो न्यू इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, K इजिकल टू एनआरटी, यानी P की जगह हमने क्या रख दिया, एनआरटी रख दिया। इस इक्वेशन में N एंड R दोनों कांस्टेंट है। N क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि आपका जो भी मोल्स है, कैसे निकालते हैं आप, मास निकालते हैं, मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। एंड R आपका एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जो इसके बारे में हम पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, मैंने इसकी सारी वैल्यूज़ भी आपको लिखाई थी। ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि K प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी जो K है आपका वो किसके प्रोपोर्शनल है, T के प्रोपोर्शनल है, यानी कि इसके समानुपाती है। यानी K की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी T की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो हमने कहा कि K एक स्लोप है, यानी स्लोप ज़्यादा है तो T भी ज़्यादा होगा। यानी जब भी हम ये ग्राफ बनाएंगे, इसका जो भी स्लोप आएगा तो उसका स्लोप जो सबसे ज़्यादा आएगा तो उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा आएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, उसमें आपको इस तरह से, चलिए मैं आपको एक ग्राफ बनाती हूँ, क्वेश्चन बताती हूँ। क्वेश्चन आपका आएगा कि P एंटी प्रोपोर्शनल 1/V ग्राफ में T1, T2, T3 ये 3 टेम्परेचर दिए जाएंगे। T1, T2, T3 में से कौन सा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि K एंटी प्रोपोर्शनल T, यानी और K एक स्लोप है, यानी जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पर एक ग्राफ बना रहे हैं। हमने अभी बताया कि P को हमें किस एक्सिस पे लेना, एक एक्सिस पे लेना, तो ये मैंने X एक्सिस पे P ले लिया है और Y एक्सिस पे लिया है 1/V। इस ग्राफ में T1 का ग्राफ सबसे ज़्यादा, आप देखो ये स्लोप है, ये स्लोप कहलाता है, ये स्लोप, ये 3 स्लोप है। तो इसमें आप ये K हमारा स्लोप है, तो सबसे ज़्यादा स्लोप किसका आ रहा है, T1 का, फिर उससे कम T2 का और सबसे कम आ रहा है T3 का। तो अगर हम स्लोप देखें किसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, तो जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा। तो K का स्लोप सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा होगा। तो हमारा आंसर होगा T1, T2 और T3। इस तरह से हम हमारा सीक्वेंस लिखेंगे। अब दूसरा अगर हम बनाएं ग्राफ, एक और ग्राफ बनाते हैं। अगर P इजिकल टू K/V में बनाएं हम ग्राफ, तो यहाँ क्या होगा आपका, यानी सीधे सीधे हम P और V के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। और अभी हमने बताया कि P बढ़ाएंगे तो V घटेगा और V बढ़ाएंगे तो P घटेगा। तो देखिए आप इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। आप देख रहे हैं, अगर आपका प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो वॉल्यूम घटता जा रहा है, और वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, ये वॉल्यूम है, इस साइड में वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, देखिए आप प्रेशर उतना कम होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। अगर हम एक और ग्राफ बनाए PV वर्सेस किसके बीच में, P और PV के P के बीच में, तो इसमें आपको सीधा सीधा ग्राफ मिलेगा इस तरह से। ये सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप अपनी बुक में से भी देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो इनमें आपको सीधे ग्राफ मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके बॉयल्स लॉ के ग्राफ है, जिसमें हमने किसको कांस्टेंट किया है, टेम्परेचर को कांस्टेंट करके बनाया। बॉयल्स लॉ जो था उसने क्या करा, टेम्परेचर को कांस्टेंट करके P और V की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा हमारा एक और पढ़ेंगे। इसी में हम एक और, अगर हम इसमें लॉग ले लें, लॉग से रिलेटेड आपको आता है कभी कभी ग्राफ बनाने के लिए, तो हम लॉग का भी एक ग्राफ बना लेते हैं। चलिए आपका एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ log P वर्सेस log V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी इस क्वेश्चन में आपका लिखा है कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपका बॉयल्स लॉ बनेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी हमने पढ़ा P इजिकल टू K/V, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इधर रह जाएगा, V यहाँ चला जाएगा, तो PV इजिकल टू K बन जाएगा। अब दोनों साइड पर अगर हम लॉग ले लें, लॉग लेने पर तो लॉग PV इजिकल टू लॉग K, यानी हमने PV के साथ भी लॉग ले लिया और K के साथ भी लॉग ले लिया, ठीक है। तो लॉग PV को हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग P प्लस लॉग V, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके तो ये बनेगा। तो लॉग P प्लस लॉग V हमने सेपरेट कर दिया, और लॉग K। अब हम क्या करेंगे, इस लॉग V को उस इक्वल टू के उस और ले जाएंगे। तो लॉग P इजिकल टू लॉग K माइनस लॉग V, ठीक है। तो हमको इस तरह से आपकी एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये इधर प्लस में था तो उधर जाकर काय में हो गया, आपका माइनस में हो गया।
तो log v आपका कैसा मिलेगा, नेगेटिव है, इसलिए स्लोप नीचे की ओर बनेगा। इसमें आपको जो log v मिल रहा है, ये जो v है ये किस फॉर्म में मिल रहा है आपको, नेगेटिव फॉर्म में मिल रहा है, इसलिए इसका स्लोप हमेशा इस तरह से नीचे की ओर बनेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमेशा इस तरह का होता है, log p x एक्सिस पे है और log v y एक्सिस पे, और इसका ग्राफ हमेशा नीचे गिरता हुआ मिलेगा, और इनके बीच का जो एंगल आएगा वो आपका 135 डिग्री आएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगला लॉ पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ने किसको कांस्टेंट किया, प्रेशर को कांस्टेंट किया। बॉयल्स लॉ ने किसको किया था, टेम्परेचर को, और चार्ल्स लॉ ने किया आपका प्रेशर को कांस्टेंट किया। और प्रेशर को कांस्टेंट करके उसने देखा कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस यानी V प्रोपोर्शनल टू T, यानी जब भी हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो आपका जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी आपकी V प्रोपोर्शनल टू T, यानी अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो इस तरह इसको लाए कहाँ से, ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है, PV = nRT। ठीक है, यहाँ पर आपका P कांस्टेंट बता दिया हमने, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग P कांस्टेंट बता दिया। N तो आपका कांस्टेंट हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि गैस लॉ में मास हमेशा क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है, और R भी आपका एक कांस्टेंट है जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो बचा क्या आप, सिर्फ T। तो P N R तीनों कांस्टेंट हो गए, तो बचा आपका V प्रोपोर्शनल टू T, यानी V किसके समानुपाती बचा, T के। तो हमने ये हमारी इक्वेशन मिली, V समानुपाती T। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब भी हम समानुपाती या प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो K लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, तो V = KT हो गया। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपका K यहीं रह जाएगा और T को हम इसके नीचे ले आएंगे, तो हमारा बनेगा V1 T1 = V2 T2। तो ये आपका इसका कौन सा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसका भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। इसमें भी आपका जो ग्राफ बनेगा वो V और T के मध्य बनेगा। V को हम x एक्सिस पे रखेंगे और T को हम y एक्सिस पे रखेंगे, और इसमें जो प्रेशर है आपका वो कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, और प्रेशर को कांस्टेंट, जिस ग्राफ में प्रेशर कांस्टेंट होते हैं इस तरह के ग्राफ को हम आइसोबार कहते हैं। ये चीज़ याद कर लेना कि प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए हम इसे आइसोबार कहेंगे, क्योंकि प्रेशर की यूनिट क्या होती है आपकी, बार होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो इस तरह के ग्राफ को क्या बोलते हैं, तो आइसोबार। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि P1 P2 P3 में कौन सा प्रेशर ज़्यादा है। तो इस ग्राफ में भी आपका K तो आपका स्लोप है ही, तो इस ग्राफ में किस स्लोप को प्रेशर ज़्यादा होगा, तो जिसका स्लोप सबसे कम उसका प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर किसका स्लोप सबसे कम आ रहा है, P3 का, तो इसलिए इसका स्लोप सबसे कम आ रहा है, इसलिए इसका प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। तो आपका सीक्वेंस बनेगा P3 P2 और P1। जिस तरह से हमने बॉयल्स लॉ में लॉग लेके देखा था, इसी तरह यहाँ भी हम लॉग लेके देख लेंगे, लॉग वर्सेस लॉग टी ग्राफ। तो हमारी इक्वेशन है V = KT, दोनों ओर हमने लॉग ले लिया, तो log V = log K और प्लस log T। ठीक है, अब log V यहाँ पर आपको प्लस में आ रहा है, उधर नेगेटिव में आ रहा था, यहाँ पर काय में आ रहा है आपका ग्राफ, प्लस में आ रहा है। तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरह से, उसमें अपोजिट आ रहा था, इसमें आपका सीधा जाएगा, और जो आपका एंगल आएगा वो 45 डिग्री का आएगा। log V और log T के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, चलिए अब हमारा तीसरा लॉ है प्रेशर टेम्परेचर लॉ। इसको हम गैस लुसेक लॉ भी बोलते हैं। कौन सा लॉ बोलते हैं, गैस लुसेक लॉ। इन्होंने किस चीज़ को कांस्टेंट किया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ गिवन मास। इन्होंने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया। ठीक है, याद रखिएगा किसने कौन सी चीज़ कांस्टेंट की, बॉयल्स लॉ ने टेम्परेचर कांस्टेंट किया था, चार्ल्स लॉ ने प्रेशर कांस्टेंट किया था, और गैस ल्यूसेक लॉ में वॉल्यूम को कांस्टेंट किया गया है। ठीक है, तो इसको भी कैसे निकालेंगे, इसका जो उन्होंने कहा कि P प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
गैस लुसेक लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि समानुपाती होता है। आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसको भी हम आइडियल गैस से निकाल सकते हैं। देखिए PV इजिकल टू nRT हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है। इसमें अब वॉल्यूम को कांस्टेंट करा है, n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो बचा क्या आपके पास P और T। तो V N R तीनों कांस्टेंट हो गए, तो P प्रोपोर्शनल टू T। तो हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा के K लगाते हैं कांस्टेंट, इसको P इजिकल टू KT, और ये बन जाएगा P/T इजिकल टू K, ऐसे भी लिख सकते हैं। और फिर P1 T1 इजिकल टू P2 T2 निकालें। इसमें भी वही ग्राफ बनेगा। इसमें x एक्सिस पे P रखा जाएगा और y एक्सिस पे T रखा जाएगा, और वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रखा जाएगा। और जिसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं इस तरह के ग्राफ को हम बोलते हैं आइसोकोर्स। ये सब याद रखिएगा। जिसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं उनका हम आइसोबार्स बोलते हैं, और जिसमें हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं उसको हम आइसोकोर्स बोलते हैं। और एक चीज़ और याद रखना है इसमें, चार्ल्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर लिक्विड, यानी चार्ल्स लॉ लिक्विड पर नहीं लगता, यानी कोई भी अगर लिक्विड है तो उस पर चार्ल्स लॉ नहीं लगता। ठीक है, ये आपका तीसरा लॉ हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसका चौथा लॉ, एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज ने क्या कहा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स। इन्होंने बताया कि अगर हम टेम्परेचर को और प्रेशर को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, यानी इन्होंने टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया और प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दिया। तो उन्होंने बताया कि किसके, जब हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, दोनों को स्थिर कर दें, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स, यानी जो उसका वॉल्यूम है, गैस का जो भी वॉल्यूम होगा वो नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगा, उसके मॉलिक्यूल्स के या मोल्स के बराबर होगा। तो देखिए ये इस तरह से बनेगा, V समानुपाती या V प्रोपोर्शनल टू N और N किसे बोलते हैं हम, नंबर ऑफ मोल या फिर मोलर मास, जो दोनों आप बोल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स N या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों हो सकता है, या तो N लिखा आएगा आपको या फिर ये लिखा आएगा, दोनों हो सकता है कोई। तो हम इसको भी हम आइडियल गैस इक्वेशन से कैसे निकालेंगे, PV इजिकल टू nRT। यहाँ पर भी आपका क्या क्या आपका कांस्टेंट बोला उसने, प्रेशर को कांस्टेंट बोला है, टेम्परेचर को कांस्टेंट बोला है, और R तो ऑलरेडी कांस्टेंट होते ही है। तो P, R और T तीनों कांस्टेंट हो गए। तो अब बचा क्या आपका, V बराबर N के, यानी V N के बराबर बचा, यानी आपके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आयतन के बराबर होते हैं। तो दिस लॉ इज़ अप्लाइड ओनली एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, यानी ये वाला जो लॉ है, एवोगैड्रो लॉ है, वो किस पे अप्लाइड होता है, कब अप्लाइड होता है, ये हमेशा याद रखना, जब हाई टेम्परेचर होगा एंड लो प्रेशर होगा। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Vn इजिकल टू K, तो V1N1 V2N2, या फिर इसको लिख सकते हैं V1N1 या V2N2, ये दोनों स्मॉल n का यूज़ भी कर सकते हैं और कैपिटल N का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो आपकी मोलर वॉल्यूम होता है वो ध्यान रखिए, ये चीज़ें हमने जब आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तब भी मैंने ये सब चीज़ें लिखाई थी। मोलर वॉल्यूम यानी अगर आपको गैसेस में 1 मोल ऑफ गैसेस सब्सटेंस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे आपका जो वॉल्यूम है उसको हम किस में मेज़र करते हैं, 22.4 लीटर में। इस बात को ध्यान रखिएगा। और एवोगैड्रो नंबर भी हमने पढ़े थे, तो 1 ग्राम अगर एटम है आपके, कोई एटम है आपका, उसका मास कितना, 1 ग्राम ऑफ एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता, कोई भी तत्व है, अगर उसका 1 ग्राम द्रव्यमान आपके पास है तो विल हैव, उसको हम काय में मेज़र करेंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये सब हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो परसेंट ऑफ वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो परसेंट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंट बाय मोल, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है आपका, परसेंट बाय वॉल्यूम बराबर परसेंट बाय मोल। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसके लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस 20% H2 इज प्रेजेंट, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। यानी एक मिक्सचर, गैसेस का मिक्सचर है 20%,
H2 इज़ प्रेजेंट, उसमें क्या प्रेजेंट है, H2 प्रेजेंट है। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, तो आपको H2 यानी हाइड्रोजन का उसमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे इस तरह से, 20% मोल्स ऑफ H2 आपको इसमें निकालना है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला आपका है Na/NT, ठीक है। Na क्या है आपका, जो आपको दे रखा है 20% दे रखा है, और किस में से निकालना है, टोटल फ्रैक्शन आपका कितना 100%, 100% में से आपको 20% आपको बताया है कि हाइड्रोजन गैस है, तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो 20/100, तो कितना आ जाएगा 0.2। ये 0.2 क्या है आपका, हाइड्रोजन का मास है, ठीक है। तो इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। वैसे इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट में किए थे। तो आज हमने कौन कौन से लॉ पढ़े आपके, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस लुकेस लॉ और एवोगाड्रो लॉ, और किस में किस किस को कांस्टेंट किया, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से याद कर लें। इससे रिलेटेड आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस यही पूछा जाता है कि क्या कांस्टेंट किया गया और क्या चीज़ फाइंड करना, किसका प्रेशर ज़्यादा होगा, किसका वॉल्यूम कम होगा, आइसोबार किसे कहते हैं, आइसोकोर किसे कहते हैं, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। मेन क्वेश्चन आपके आते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि उसमें आपको सारे न्यूमेरिकल्स करना है कि किस तरह से हम प्रेशर फाइंड करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।